हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अथर्वा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये सी प्रोग्रामिंग कोर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बनाया था हमारा सबसे पहला सी प्रोग्राम। जी हाँ, हमने बनाया था हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जिसमें हमने एक हेलो वर्ल्ड नाम का सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट हमारे डिस्प्ले में या फिर हमारे स्क्रीन पर प्रिंट कराया था। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक सिंटैक्सेस। अब ये सिंटैक्स क्या है? जिस तरीके से कोई भी दूसरी लैंग्वेज में, लेट सपोज हम एग्जांपल कंसिडर करें इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन करने के लिए हमारे पास ग्रामर होती है। यानी कि कह लें अगर कि हमें कोई पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाना है तो हम वॉज वर्ड का यूज़ करेंगे, और वो वॉज वर्ड हम फ्यूचर टेंस में बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अगर यूज़ करते हैं तो हमारी इंग्लिश जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर और भी कोई दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनको लिखने का जो एक तरीका होता है, उस तरीके को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो यही वो सिंटैक्स होता है जो हमें बताता है कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखनी हैं आपके प्रोग्राम में, कहाँ पर क्या चीज़ें डिफाइन करनी हैं, ताकि जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है आप वो पा लें और आपको कोई भी उसमें परेशानी ना हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारा सिंटैक्स डिसाइड करता है। और सिंटैक्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहली चीज़, जिसका नाम है टोकन्स। अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज कि हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, ओके। लेकिन ये बिल्डिंग बनाने के लिए जो सबसे छोटी चीज़ हमें लगेगी, यानी कि जिसके बिना हमारी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकती, वो क्या है? वो होगी एक ब्रिक, यानी कि ईंट। अगर हम हमारे बिल्डिंग में ईंट यूज़ ही ना करें या ब्रिक्स लगाए ही ना, तो हमारी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। हम जब तक कि हमारे ब्रिक्स को एक के ऊपर एक ऐसे अलाइन करके दीवार नहीं बना लेते, तब तक हमारी जो बिल्डिंग है वो स्टार्ट नहीं होगी, वो बनना कंप्लीट नहीं होगी। सो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा सी प्रोग्राम है, उसके जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि हम कह लें कि जैसे हमारा मेन फंक्शन था हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में, या फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट थी, या प्री प्रोसेसर कमांड्स थे, तो ये सारी चीज़ों थी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, यानी कि जिसकी वजह से हमारा सी प्रोग्राम कंप्लीट हो पा रहा था, उन्हें हम टोकन्स बोलते हैं। तो व्हाट आर टोकन्स? टोकन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन्स। अब क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारे टोकन्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं, और टोकन्स की कैरेक्टराइजेशंस इन 6 टाइप्स में की हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो सबसे पहली टाइप है कीवर्ड्स की, यानी कि टोटल जो 6 हैं उसमें से पहला है कीवर्ड्स, उसके बाद है आइडेंटिफायर्स, फिर है कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, जिन्हें हम स्पेशल सिंबल्स भी बोलते हैं। तो हम एक एक करके ये सारी चीज़ें देखेंगे और समझेंगे कि इनका एग्जैक्टली मतलब क्या है और इनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहली जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, या फिर सबसे पहला टोकन जो हम देख रहे हैं, उसका नाम है आइडेंटिफायर्स। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एक टर्म का जिसका नाम था वेरिएबल्स। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इनका नाम वेरिएबल क्यों पड़ा? क्योंकि इनके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है num1 इज़ इक्वल टू 3, तो ये लिखने का तरीका तो इज़ इक्वल टू लगाकर है, बट इसका एक्चुअल मतलब ये है कि जो हमारा num1 है वो एक तरीके का वेरिएबल है, या फिर वो वेरिएबल ही है, और जो 3 वैल्यू दिख रही है हमें राइट हैंड साइड में, वो हमारी num1 के अंदर जाके स्टोर हो रही है। तो बेसिकली हम जब भी बोलेंगे कि हमें num1 चाहिए, तो num1 के अंदर की जो वैल्यू है, यानी कि ये जो 3 हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, हमें वो मिलेगी। सो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें कस्टमाइजेशन करके हमारे प्रोग्राम में जो हमें चीज़ें करानी हैं उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करनी पड़ती है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये हम खुद से बनाते हैं। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम था num1। अब इस वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी बना सकता था, num2, num3, या फिर num_num,
फिर ऐसे कोई भी चीज़ या फिर कोई भी वर्ड मैं बना सकता था और दे सकता था मेरी वेरिएबल को ये नाम। तो ये जो वेरिएबल को नाम देने वाला जो प्रोसीजर है, या फिर जैसे हमने पहले फंक्शंस पढ़े थे, जैसे प्रिंट एफ वाला फंक्शन हमने यूज़ किया था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में, तो ये फंक्शंस या वेरिएबल्स जो हैं, तो इनको जो हम नाम देते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे num1 नाम दे दिया, तो ये जो नाम है इसे ही आइडेंटिफायर कहते हैं। यानी कि ये वेरिएबल मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, ये वेरिएबल मैं इसके नाम से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इसीलिए इसे आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। तो ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं या फंक्शन हैं या और कोई दूसरे यूज़र डिफाइंड आइटम्स यानी कि जो आइटम्स मैं खुद बना रहा हूँ, प्रोग्राम में ऑलरेडी बने हुए नहीं हैं, यानी कि सी प्रोग्राम में वो ऑलरेडी वैसे के वैसे बनाए हुए नहीं हैं। जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ यानी कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, उन चीज़ों को जो हम नाम देते हैं उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में जैसे देख सकते हैं num1 है, getchar है, sum है, abc है या एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। अब ये आइडेंटिफायर का जो नाम है, जो नाम हम बना रहे हैं, जो नाम हम दे रहे हैं, उस नाम को देने के लिए भी कुछ रूल्स होंगे। तो रूल्स हम पहले देख लेते हैं। तो आइडेंटिफायर को नाम बनाने के लिए जो रूल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आप कैपिटल लेटर्स में A to Z के बीच में से कोई भी लेटर ले सकते हैं। उसके बाद स्मॉल केसेस में भी स्मॉल a to स्मॉल z तक कोई भी कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं आपके वेरिएबल को नाम देने में या फिर एक आइडेंटिफायर बनाने में। इसके बाद जो हमारी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि 0 to 9, हम 0 to 9 वाले कैरेक्टर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं हमारे आइडेंटिफायर के नाम बनाते वक्त। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे हमारे वेरिएबल का नाम या फिर उससे हमारे आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में num1 नाम है, तो ये बिल्कुल करेक्ट नाम है आइडेंटिफायर का और अकॉर्डिंग टू द रूल्स है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे कर दें कि 1 और उसके बाद num, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको लिखने के, इसको बनाने के, आइडेंटिफायर के नाम को कुछ अलग अलग रूल्स है जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इन कैरेक्टर्स, इन अल्फ़ाबेट्स, अंडरस्कोर और नंबर्स के अलावा और भी चीज़ें होती हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, हैश या फिर हम डॉट ले लें तो हाइफन ले लें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम एज एन आइडेंटिफायर नेम में इंक्लूड नहीं कर सकते। यानी कि सिर्फ कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z और अंडरस्कोर और उसके अलावा जो न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं सिर्फ वही हम हमारे नाम को बनाते वक्त यूज़ कर सकते हैं। और उसमें भी ये कंडीशन है कि जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, वो आप स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे, वो आप एंडिंग में लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, बट उससे आपके वेरिएबल का या आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि आइडेंटिफायर क्या था, उसको नाम देने के क्या क्या तरीके थे। इसके बाद में जो सेकंड कैरेक्टराइजेशन है टोकन्स की पहले कैरेक्टराइजेशन देखी हमने आइडेंटिफायर्स, दूसरी जो है उसका नाम है कीवर्ड्स। अब हमने जो प्रोग्राम देखा था हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम, उसमें हमने कुछ चीज़ें यूज़ की थी, जैसे मेन था या फिर इंक्लूड था। तो ये जो कुछ रिजर्व्ड नाम हम उसमें देख रहे थे, ये हमारे हर प्रोग्राम में जो है वो यूज़ होंगे और ये ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। यानी कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने भी डेवलप की, उन्होंने कुछ ऐसे फिक्स्ड वर्ड्स को रिजर्व कर लिया और उनको कुछ स्पेशल मीनिंग दे दिया हमारे सी प्रोग्राम में, ताकि हम ये नाम जो हैं या फिर ये जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनके नाम के आइडेंटिफायर्स ना बना पाएँ। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो आइडेंटिफायर्स हैं उसके नाम हम बनाते हैं। हम यानी कि जैसे हमने वेरिएबल बनाया तो हमने उसको नाम दे दिया और वही नाम एक आइडेंटिफायर कहलाया। लेकिन ये जो रिजर्व्ड वर्ड्स सी प्रोग्राम में बनाए थे जिनका कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्ड मीनिंग था, तो ये कीवर्ड्स का नाम हम एग्जैक्टली हमारे आइडेंटिफायर के नाम को बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। So some reserved keywords names given in the next slide cannot be used as an identifier names। तो हम देखते हैं ये कौन से words हैं जिनका reserved meaning है, जो reserved हैं और जिनको हम as an identifier name use नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक और बहुत सारी लिस्ट है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। सो ये सारे जो नाम हैं बेसिकली, ये नाम जो हैं
इन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है और ये टोकन्स में ही कंसिडर होते हैं, लेकिन ये नाम के हम आइडेंटिफायर्स नहीं बना सकते। अब तक हमने टोकन्स में दो चीज़ें देखी, पहली थी आइडेंटिफायर, दूसरी थी कीवर्ड्स। और ये जो कीवर्ड्स हैं बेसिकली ये कीवर्ड्स को हम कंसिडर करके आइडेंटिफायर के नाम नहीं बना सकते। दो चीज़ें हमने देख ली, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स। उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग्स क्या होती है। अब हमने एग्जाम्पल लिया था इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर के लिए, तो बिल्कुल उसी इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम कुछ सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं तो हम कैसे बताते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो ख़त्म हो गया है? हम एक फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो ये फुल स्टॉप जो है ये हमारे सेंटेंस को बताता है ये सेंटेंस ख़त्म हो गया है या फिर इसके आगे से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। सो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने हमारे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में एक हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट प्रिंट कराई थी हमारे स्क्रीन पर, तो ये भी जो स्ट्रिंग है ये इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये जो स्ट्रिंग हमने प्रिंट कराई थी ये स्ट्रिंग ख़त्म हो गई या फिर ये स्ट्रिंग इतनी ही है, ये कैसे पता चलेगी हमारे कंपाइलर को या हमारे कंप्यूटर को? तो ये पता चलती है विद द हेल्प ऑफ एक नल कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे आप 5th पोजीशन पर देख सकते हैं कि बैकस्लैश और ज़ीरो, ऐसे दो चीज़ें, दो कैरेक्टर्स बना के एक कैरेक्टर लिखा हुआ है HEELLO के बाद। तो ये जो कैरेक्टर है इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है या फिर जो हमारा स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो गया है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो हम लेटर्स या फिर कह लें जो सेंटेंसेस हम प्रिंट करवा रहे थे हमारे स्क्रीन पर, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने बनवाया था हेलो वर्ल्ड वाली स्टेटमेंट, तो ये जो हेलो वर्ल्ड था ये एक स्ट्रिंग था। तो ये स्ट्रिंग किस तरीके से एंड हो रहा है, कहाँ पर एंड होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इस नल कैरेक्टर से जो कि बैकस्लैश और ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कभी भी आगे जब हम प्रोग्राम्स बना रहे होंगे उसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस डिस्प्ले कराएंगे या फिर स्टोर कराएंगे, तो इस सेंटेंसेस के पीछे ये बैकस्लैश ज़ीरो वाला जो नल कैरेक्टर है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये वैसे हमें दिखेगा नहीं, बट ये बिहाइंड द सीन्स पीछे लॉजिक में पहले ही डिफाइन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा, हमें यानी कि सी कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पर एंड हो रही है। तो इसके बाद में हमें स्ट्रिंग को कंसिडर करना नहीं है। अगर हम ये नल कैरेक्टर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? इसके आगे का जो भी हमने प्रोग्राम लिखा होगा वो भी एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर हो जाएगा और उसे भी वो डिस्प्ले कर देंगे और उसका जो स्पेशल मीनिंग बन रहा था आगे वो स्पेशल मीनिंग नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये जो नल कैरेक्टर है जो बताता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये बैकस्लैश और ज़ीरो जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें देखी, पहली थी आइडेंटिफायर, दूसरा था कीवर्ड्स और थर्ड चीज़ देखी हमने स्ट्रिंग्स। अब आगे चलते हैं और देखते हैं फोर्थ कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोकन्स जो है ऑपरेटर्स। अब हमने मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स ऑलरेडी यूज़ किए हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। सो ये सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने यूज़ किए थे हमारे मैथमेटिक्स में ये एज इट इज़ सी लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं और इनका एक अलग से कैरेक्टराइजेशन है जिन्हें हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ये भी हैं तो टोकन्स ही, पर क्योंकि ये थोड़े अलग टाइप के हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज़ अलग होती हैं, इसलिए हम इन्हें ऑपरेटर वाले सेक्शन में रखते हैं। अब इन 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अलावा भी आगे एग्जाम्पल में डबल इक्वल टू, डबल प्लस, डबल माइनस दे रखा है। तो इनका जो स्पेशल मीनिंग है वो अलग से रिजर्व्ड है इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इनका जो मीनिंग है वो भी हम आगे प्रोग्राम के साथ साथ देखेंगे, बट एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है, तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू तो सिंगल बार ही आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे असाइनमेंट का यूज़ हो रहा है। यानी कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में इस इज इक्वल टू का साइन का अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम बताते हैं कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है, पर यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है ये आप देखेंगे। ये जो b है ये भी एक वेरिएबल है, ये c है ये भी एक वेरिएबल है, यानी कि इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं।
इन दोनों का एडिशन हो रहा है प्लस साइन यूज करके, और इनका जो एडिशन बन रहा है b प्लस c के अंदर की जो वैल्यूज है उनका जो एडिशन बन रहा है वो हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वो हम एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जिसका नाम है a। तो ये जो इक्वल टू साइन है इसका मतलब है असाइनमेंट करना, असाइन करना। तो b प्लस c की जो वैल्यू आ रही थी वो असाइन हो जा रही थी हमारे a वाले वेरिएबल में। तो इसी तरीके से इक्वल टू का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अलावा जो डबल इक्वल टू है, डबल प्लस या डबल माइनस है, इन सारी चीज़ों के भी कुछ एक्स्ट्रा और कुछ रिजर्व्ड मीनिंग है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो हम आगे धीरे धीरे प्रोग्राम्स बनाते बनाते समझेंगे। तो अभी के लिए हमें ये समझना है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये बेसिकली बस टोकन्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे सी प्रोग्राम के। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इन आवर प्रोग्राम। ये स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं? जब हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे थे, जैसे आपने देखा होगा कि राउंड ब्रैकेट्स थे, कर्ली ब्रैकेट्स थे, प्री प्रोसेसर कमांड के लिए हैश यूज़ हो रहा था, रिटर्न 0 वाली स्टेटमेंट के बाद एक सेमीकोलन यूज़ हो रहा था। तो ये सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये भी एक टाइप के टोकन्स ही हैं और इनका कुछ रिजर्व्ड मीनिंग है अगेन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो राउंड ब्रैकेट हैं, ये राउंड ब्रैकेट जहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वो एक फंक्शन है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स बताते हैं कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा और कहाँ पे एंड हो रहा है फंक्शन। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनका कुछ स्पेशल मीनिंग है। जैसे कि हैश यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है, तो हैश का एग्जैक्टली मतलब है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि जो हमारी प्री प्रोसेसिंग कमांड्स थी जो हमें बता रही थी कि आपको ये फाइल इंपोर्ट करनी है या नहीं करनी है, तो वो फाइल जो इंपोर्ट कराने वाली जो कमांड थी उसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही थी? हैश वाले सिंबल से। तो ये जो हैश वाला सिंबल है इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं क्योंकि ये प्री प्रोसेसर कमांड का स्टार्टिंग पॉइंट है। सो इसी तरीके से ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनके कुछ अलग अलग मीनिंग्स हैं, कुछ रिजर्व्ड मीनिंग्स हैं हमारे सी प्रोग्राम में। धीरे धीरे हम जैसे जैसे प्रोग्राम्स बनाएंगे, खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इनके जो मीनिंग है वो और प्रोमिनेंटली हमें समझ में आने लगेंगे। तो अभी तक हमने जो सारे देखे टोकन्स उनमें से ये 5th टोकन था। इसके बाद में जो लास्ट वाला टोकन आ जाता है उसका नाम है कॉन्स्टेंट्स। सो कॉन्स्टेंट्स इन सी। अब इसको समझते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने एग्जाम्पल लिया था वेरिएबल का। वेरिएबल अभी तक हमें सबको पता चल चुका है कि वेरिएबल एक टाइप का चीज़ है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं, है ना। और वो वैल्यू जो है वो आगे जाके चेंज हो जाती है प्रोग्राम में, कभी भी हमें चेंज करनी हो, इसीलिए तो हम उसे वेरिएबल बोलते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे प्रोग्राम की कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ पाई जो होता है, मैथमेटिक्स में पाई नाम का एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7। तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप कुछ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कर लें, बट जो पाई की वैल्यू कहीं पर भी यूज़ करनी है तो वो 3.14 ही रहेगी। तो ये मेरे को रिप्रेजेंट करना है मेरे प्रोग्राम में, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम में आगे नीचे लाइन आ भी जाए जो इसको चेंज करना चाह रही हो, इस वैल्यू को चेंज करके 3.99 करना चाह रही हो या कुछ भी करना चाह रही हो, तो वो स्टेटमेंट ढंग से रन ना हो या कुछ प्रॉब्लम कर दे। मतलब उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहे, वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। अब मैं कुछ इस तरीके का चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे एक कांस्टेंट बना दूंगा। मतलब वैसे तो वो है वेरिएबल, यानी कि उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए चेंज, पर क्योंकि मैंने उसके नाम के आगे CONST यानी कि कांस्टेंट बना दिया है उसे, तो उसके अंदर पहली बार जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है वो एकदम प्रोग्राम के एंड तक भी वही वैल्यू स्टोर्ड रहेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप चेंज करना भी चाहें तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी और वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी। तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल को किस तरीके से कांस्टेंट बना लें, इसका जो तरीका है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ABC जो दिख रहा है ये वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो रही है? 5 स्टोर हो रही है। अब ये जो बीच में आपको INT दिख रहा है, इंट दिख रहा है, ये फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। इसे बेसिकली डेटा टाइप कहते हैं और इसका मतलब क्या है हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो आप इसको सेफली फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो ABC तो हमें समझ में आ गया कि वेरिएबल का नाम है,
5 जो है वो एक वैल्यू है जो ABC के अंदर स्टोर हो रही है। तो ये CONST जो है एकदम स्टार्टिंग में, वो CONST उस वेरिएबल को कांस्टेंट बना दे रहा है कि मतलब ABC के अंदर अगर आपने पहली बार में वैल्यू 5 स्टोर कर दी तो उसके बाद में आगे प्रोग्राम में 5 को आप 6 कर दो या 7 कर दो तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसके नाम के आगे CONST लगा दिया था, मैंने उसको एक कांस्टेंट बना दिया था। सो इसीलिए अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू असाइंड टू द वेरिएबल विच विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम। प्रोग्राम के एकदम एंड तक भी वो जो वैल्यू है उस वेरिएबल की वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी टोकन्स में, जिसमें कांस्टेंट्स थे, स्पेशल कैरेक्टर्स थे, आइडेंटिफायर्स थे, कीवर्ड्स थे, स्ट्रिंग्स थे, ऑपरेटर्स थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो या इस टॉपिक का कोई भी ऐसा पार्ट है जो शायद आपको समझ में नहीं आया, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको बस जाना है forums.learn1.com पर, आपको आपकी क्वेरी वहां पर टाइप करनी है आपके भाषा में, और हम वहां पर आपका जो सोल्यूशन है, जो आंसर है, वो जल्द से जल्द लेकर आ जाएंगे आपके ही भाषा में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन करें तो वो भी आप यहाँ पर forums.learn1.com पर कर सकते हैं। अब इसके आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे हमने यहाँ पर ये इंट लिखा हुआ तो है, पर क्योंकि हमने अभी तक इसका मतलब नहीं समझा कि ये इंट यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है, तो ये इंट ही डेटा टाइप है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये जो इंट है इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये किस तरीके से वर्क कर रही है। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।